नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुंबई में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की हुई मुलाकात। राफेल से पनडुब्बी और हैमर मिसाइल तक द्विपक्षीय बैठक में बड़ी डील पर मुहर। तारिक रहमान बने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने दिलाई शपथ। स्पीकर ओम बिरला रहे मौजूद, तो वहीं एनसीपी सांसदों ने किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार। होली के बाद होगी असम चुनाव की घोषणा, पर चुनाव से पहले कांग्रेस में तूफान। भूपेंद्र बोरा के इस्तीफे पर सस्पेंस। सीएम हेमंता बोले बीजेपी के दरवाजे खुले। बंगाल में चुनाव से पहले बैकफुट पर सीएम ममता। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। टीएमसी ने एक्स पोस्ट में लिखा, बंगाल में पैदा किए जा रहे राष्ट्रपति शासन के हालात। इमरान खान के समर्थन में एकजुट हुए 14 पूर्व क्रिकेट कप्तान। गावस्कर कपिल भी साथ। पाक सरकार को लेटर लिख बेहतर ट्रीटमेंट की लगाई गुहार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी मैक्रो के मजबूत इरादे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 17 से 19 फरवरी तक भारत के महत्वपूर्ण दौरे पर है। इस यात्रा का सबसे खास पड़ाव मुंबई है, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का भव्य उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मैक्रो यहां भारत की तरफ से आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में भी शिरकत करने पहुंचे हैं। तो यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ डील के बाद पूरी दुनिया की नजर भारत की फ्रांस के साथ होने वाली डील पर भी है। ऐसे में द्विपक्षीय मुलाकात बेहद अहम है। खबरों के मुताबिक भारत फ्रांस के बीच 3.25 लाख करोड़ की डील की खबर है। कीमत के हिसाब से ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य डील मानी जा रही है। भारत को फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट मिलने वाला है। सर, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील के बाद अब फ्रांस को लेकर पूरी दुनिया की नजर। क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में? देखिए, मुलाकात में तो बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रेसिडेंट मैक्रों का। वो नरीमन पॉइंट पे आज 11 बजे रनिंग करते हुए नजर आए। आप समझिए कि किस वातावरण में फ्रांस के साथ दोस्ती बढ़ाई जा रही है। कोई लाव लश्कर नहीं, एक सिक्योरिटी था साथ में, एक और साथ में कोई व्यक्ति था। 3 आदमी अपना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जो है नरीमन पॉइंट में, वैसे ही लोग आपको दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये बताता है भारत और फ्रांस की दोस्ती का एक मापदंड तय करता है। अब आते हैं डील के ऊपर। चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे रफाल हो, हर चीज में जिस तरह से परस्पर हाथ बढ़ा करके एक दूसरे की साथ एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए ये डील आगे लेकर के जाया जा रहा है, दुनिया की इसलिए उस पर नजर है। एक डोनाल्ड ट्रंप डील कर रहे हैं, चाइना डील करता है, रूस डील करता है, जिसमें कोई सहयोग के ज्यादा डोमिनेंस की बात होती है, ट्रांजैक्शनल होता है मसला। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी डिप्लोमेसी में नई, जो कह सकते हैं कि मापदंडों को वो लिख रहे हैं। अब राफेल की बात है, 114 संख्या बताई जा रही है कि भारत राफाल लेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 90 हिंदुस्तान में बनेगा और उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसको हिंदुस्तान की कंपनियां ही बनाएंगी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्रोडक्शन, इसी तरीके से चाहे वो आईए का मसला हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसला हो, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का मसला हो, न्यूक्लियर के बारे में मसला हो, ये सारे लोग, और फ्रांस की मीडिया भी इसे कह रही है कि मदर ऑफ ऑल डील्स। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है भारत और फ्रांस के रिश्तों के लिए।
जी, अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आज से नया अध्याय शुरू हो गया है। बीएनपी चीफ तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंचे। इसके साथ ही भारत की तरफ से शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी ढाका पहुंचे हैं। साथ ही जमात इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान को 13वीं बांग्लादेश पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता चुना गया है, जबकि नेशनल सिटीजन्स पार्टी की कन्वीनर नाहिद इस्लाम विपक्ष की चीफ विप होंगी। तारिक रहमान की कैबिनेट में कुल 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल है, पर शपथ समारोह के बीच में नया बवाल भी खड़ा हो गया। दरअसल बीएनपी ने कहा कि उसके सांसद संवैधानिक सुधार परिषद यानी कि रिफॉर्म काउंसिल के सदस्य के तौर पर शपथ नहीं लेंगे। बीएनपी के इस कदम को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के संविधान बदलने के एजेंडे को बड़ा झटका माना जा रहा है। सर, आज तो शपथ ग्रहण का समारोह था, लेकिन इसी बीच इतना ज्यादा बवाल और विद्रोह क्यों? क्या ये मोहम्मद यूनुस के लिए बड़ा झटका है? देखिए, मोहम्मद यूनुस ने 18 महीने में बांग्लादेश को बर्बाद कर डाला जी। और आगे भी बर्बादी किस तरीके से होगी उसका भी एक खाका वो तैयार करके गया है। मैं भी पढ़ रहा था कुछ डिटेल्स, वहां बहुत बवाल मचा हुआ है कि अमेरिका के साथ किस तरह की डील करके भाग गया है, पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। वो पता नहीं हिंदुस्तान में क्यों लोग पार्लियामेंट के अंदर कह रहे थे कि बांग्लादेश को अच्छी डील मिल गई, हिंदुस्तान को खराब मिला। वहां परेशान है लोग। खैर, वो आज 9 बजे की वीडियो में डील करेंगे, लेकिन ये जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के साथ साथ एक रेफरेंडम भी था कि कोई जुलाई चार्टर, ये आतंकी और ये जो स्टूडेंट वाले लोग जो बवाल जो काटे थे कि उसको हम लागू करेंगे, जिसमें जो वर्तमान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। अब उसके ऊपर बीएनपी की सरकार आ गई। अब बीएनपी ने ये कहा, सब जब सांसद शपथ ले रहे थे उन्होंने कहा कि भाई एक ही शपथ लेंगे। इसको आप समझिए, ये दो अलग अलग जो है रोल होता अगर बीएनपी इस पे एग्री कर गई होती तो। एक सरकार चलाने के लिए संसद, दूसरा नए संविधान की रचना के लिए जिसमें 64-65 जो है परिवर्तन लाने के लिए वो एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत के संविधान निर्माताओं का जिस समय जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करता था वो वैसा। अब बीएनपी ने यह कह दिया कि ये तो यूनुस ने कहा है, हम इसको नहीं मानते। कारण इसकी कोई संवैधानिक वैलिडिटी नहीं है और टेक्निकल बात सही है। और उन्होंने कहा कि जो भी बदलाव लाना है, कोई भी सिस्टम में बदलाव लाना है, ये जो वर्तमान में जो संसद है उसके अंदर हम अमेंडमेंट्स ला करके, नए बिल्स ला करके इसको हम बदल सकते हैं और इसलिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता नहीं, हम इस पर साइन नहीं करेंगे। और ये जो एनसीपी वाले हैं इसी के विरोध में इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया। अब जो खबर आ रही है वो ये कि दिन की शुरुआत हुई है और कई शहरों में प्रोटेस्ट चालू हो गया। ये दंगाई, ये पाकिस्तानी दलाल एजेंट्स, ये सारे ये फिर से जो है ये लोग हंगामा करने के लिए सड़कों पे उतरने वाले हैं। जी, अब बात चुनावी राज्य असम की। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। खबरों की माने तो होली के बाद से चुनाव आयोग असम चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। चुनाव तारीखों के ऐलान और वोटिंग के दिन में कम से कम 25 दिनों का अंतराल रखा जाएगा। असम में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराए जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक असम चुनाव के लिए वोटिंग अप्रैल के पहले हफ्ते यानी कि 3 से 7 अप्रैल के बीच में हो सकती है। तो वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस में बवाल बढ़ता जा रहा है। पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने अनदेखी से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दिया। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा वापस भी ले लिया। पर इस बीच मुख्यमंत्री हेमंता ने सोशल मीडिया पर बोरा से मुलाकात की बात कह डाली। इतना ही नहीं, हेमंता विश्व शर्मा ने बोरा को जमीनी कार्यकर्ता के रूप में उभरे अंतिम प्रमुख हिंदू नेता बनाया। बीजेपी परिवार में शामिल होने का न्योता भी दे डाला। सर, क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? क्या भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, भूपेन बोरा कांग्रेस पार्टी में अब नहीं है। उन्होंने आकर के सबके सामने ये बता भी दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि इस्तीफा उन्होंने दिया, कई सारे कांग्रेस लीडर वहां पहुंच गए। वहां पे ये जो लीडर हैं ये कांग्रेस
के स्टेट के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या गोगोई को लेकर के है, कार्य प्रणाली को लेकर के है और कैसे कांग्रेस के लीडर्स को वहां पे बेइज्जत किया जा रहा है, ये सवाल उन्होंने उठाए। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लोग आए बात करने के लिए और जो लोग बात करके बाहर गए उन्होंने ये खबर फैला दी कि उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने आज क्लियर किया कि हमने इस्तीफा को वापस नहीं लिया, हमने कहा कि ये जो हमने जो ऑब्जेक्शंस उठाए हैं उसका कोई निदान कीजिए। उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इस्तीफा वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। और आज रात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मुलाकात होगी और वो ऐसा लग रहा है कि वो वापस नहीं आने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कह दी, उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि अगर गौरव गोगोई को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना करके आपने रखा तो असम के अंदर कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बना सके इतना भी वो सीट नहीं ला पाएगी। ये बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। जी, अब बात एक और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की। बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से बीजेपी पर बड़ा आरोप मढ़ा है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी लगातार बंगाल में संस्थागत अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रही है। पार्टी की ओर से पोस्ट में कहा गया कि बीजेपी चुनाव से पहले राज्य सरकार के नियमित कामकाज में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। बंगाल में सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका सुनियोजित उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति पैदा करना है। सर, आखिर क्यों ममता बनर्जी डरी हुई हैं? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना होता प्रधानमंत्री मोदी को, जो वो नहीं लगाना चाहते। वो अपने पूरे कार्यकाल में इस तरह से मणिपुर को अगर आप छोड़ दें, कश्मीर को छोड़ दें, जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, लेकिन किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री मोदी बर्खास्त नहीं करते और उसके लिए उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है। बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता तो ये कब के लिए, वो तो कब से ही वो सिचुएशन वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अभी क्यों बवाल है? बवाल इसलिए है क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ने और भी कई सारे काम कर दिए। इनके चहेते 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और ऊपर से ये जो एसआईआर का काम चल रहा है, इसमें जो गड़बड़ियां हो रही है उसको रंगे हाथ इलेक्शन कमीशन पकड़ ले रही है। इनकी मनमानी चल नहीं रही तो अब क्या किया जाए? अब एक ही चीज बचा हुआ है कि अब आप ये अफवाह उड़ाओ कि राष्ट्रपति शासन लगेगा ताकि उससे कुछ आपको तो कहते ना कि भाई सहानुभूति मिल जाए। समस्या क्या है? ये सब बेकार की बातों में कोई दम नहीं है। कारण 4 तारीख को, कितने दिन बचे हैं 4 तारीख में, 4 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जो जानकारी आ रही है। तो वैसे ही आपके पास सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेगा। तो ये 2 सप्ताह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा। हाँ, एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि विक्टिम कार्ड ममता बनर्जी खेलना चाहती है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। इमरान खान को लेकर क्रिकेट जगत से बड़ी खबर आज सामने आई। दरअसल भारत समेत कई देशों के 14 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर इमरान खान को जेल में तत्काल और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। पत्र पर भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव के भी हस्ताक्षर है। पूर्व कप्तानों ने अपने पत्र में कहा है कि इमरान खान की सेहत को लेकर आ रही खबरें चिंताजनक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी दाईं आंख की रोशनी काफी हद तक प्रभावित हुई है। पत्र में मांग की गई है कि उन्हें योग्य विशेषज्ञों से तत्काल और नियमित चिकित्सा सुविधा दी जाए। हिरासत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो और परिवार से मुलाकात की अनुमति भी दी जाए। सर, अब तो इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्या शहबाज की सरकार इमरान खान को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी? देखिए, शहबाज सर के हाथ में कुछ है नहीं वहां। वो तो सब मुल्ला मुनीर करता है, उसका फेल्ड जनरल। वो तो कई बार कह चुका है कि भाई आप एक काम करो, आपको जेल से छोड़ देते हैं, आप लंदन चले जाओ, राजनीति से तौबा कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। जिस तरह से पहले भी
चाहे नवाज शरीफ को इस तरह से वो लंदन चले गए थे, भाग गए थे, फिर वापस राजनीति में नहीं आए। उसी तरीके से वो परवेज मुशर्रफ वो दुबई चला गया। ये वहाँ की हुकूमत इस तरह से ब्लैकमेल करती है। लेकिन इमरान खान तो इमरान खान है भाई, एक बात तो मानना पड़ेगा, दुश्मन मुल्क का ही सही लेकिन जाबाज आदमी तो निकला। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इसने। और जो जानकारी आ रही है कि उनको जहर दिया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें बाहर नहीं आ रही। पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है, पाकिस्तान में आग लगा हुआ है, शहर शहर प्रोटेस्ट हो। भाई कोई ईमानदार सरकार होती उसका वीडियो रिलीज करती होती। परिवार से आप 3 महीने से मिलने नहीं दे रहे हो, कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी आप मिलने नहीं दे रहे हो। अब जो बवाल नया मचा है वो इसलिए क्योंकि एक मेडिकल रिपोर्ट एक डॉक्टर के हवाले से ये बताया गया कि उनकी दाहिनी आंख के से दिखाई नहीं दे रहा। 85% विजन जो है वो लॉस्ट हो चुका है। और ये बताया जा रहा है कि आगे कुछ दिनों में दाहिने बाएं आंख के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होगा। मतलब अंधा बना दिया जाएगा क्या इमरान खान को? तो ये जो टॉर्चर किया जा रहा है उसके खिलाफ अभी तो बहुत आईसीसी कर रहे थे। ये मुझे लग रहा है कि आईसीसी की तरफ से तमाम जो पूर्व कप्तान हैं वो सब बड़े बड़े नाम हैं, सुनील गावस्कर हो या टोनी ग्रेग हो, बड़े बड़े लोग हैं। इन लोगों का नाम, इन लोगों ने वो चिट्ठी लिखी है, इसका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि ये इंटरनेशनल मसला जो है ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कई बार इस तरह की बातें उठ गई है। भारत को इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और इमीडिएटली इमरान खान की रिलीज़ किया जाए। इस तरह के दबाव पाकिस्तान की सरकार पे देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।